दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एम्पेरर वेस्पेशियन ने एक बार प्राचीन रोम में पब्लिक यूरिनल्स पर टैक्स लगाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ये उसकी यात्रा की केवल शुरुआत है। एक सामान्य आदमी, एक मिलिट्री एक्सपर्ट, एक स्मार्ट पॉलिटिशियन और प्राचीन रोम की अराजकता के बीच एक बड़ा नेता बन जाता है। आज हम एम्परर वेस्पेशियन की अमेजिंग स्टोरी जानने वाले हैं, जो कि केवल यूरिनल टैक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि इस आदमी की कहानी में और भी बहुत कुछ जानने के लिए है। जरा इमेजिन करें कि ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें झगड़े, मुश्किल हालात और एक व्यक्ति अपने पीछे कभी भी ना मिटने वाली छाप छोड़ रहा है। वेस्पेशियन की जिंदगी हर्डल्स, वाइज डिसीजंस और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लास्टिंग लीगेसी को बनाने से भरी एक कहानी जैसी थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि हम इस वीडियो के सम्राट वेस्पेशियन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर को आपके सामने लाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले वेस्पेशियन की इस कहानी की शुरुआत उसके बचपन और उसके फैमिली बैकग्राउंड से करते हैं। वेस्पेशियन का जन्म 9 एडी में इटली के फेलेक्रिना नाम के एक शहर में हुआ था। एक छोटे से टाउन में उसकी कहानी की शुरुआत होती है। उस समय ये रोमन एम्पायर का हिस्सा था। उसका परिवार एकदम सामान्य था। ये बहुत अमीर या फैंसी नहीं था। उसके पिता टाइटस फ्लेवियस सेबिनस एक टैक्स कलेक्टर के रूप में नौकरी करते थे और उसकी माँ वेस्पेशिया पोला एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट फैमिली को बिलोंग करती थी। भले ही उसकी फैमिली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी वेस्पेशियन के एक स्पेशल पर्सन बनने का अमेजिंग सफर की शुरुआत यहीं से होती है। वेस्पेशियन आगे चलकर मिलिट्री ज्वाइन करता है। दरअसल प्राचीन रोम में ड्रीम और करियर ऑप्शन अक्सर सोशल एक्सपेक्टेशंस, फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनल एस्पिरेशंस से इन्फ्लुएंस होते हैं और मिलिट्री में काम करना बहुत ही प्रेस्टिजियस बात होती थी। इसलिए वेस्पेशियन ने सेना ज्वाइन की। अब मिलिट्री में वेस्पेशियन अपना कमाल दिखाना शुरू करता है और बहुत जल्द अपने सीनियर्स की नजरों में आ जाता है। उसे प्रमोशंस मिलती हैं और वो रैंक्स में ऊपर जाता है। रोमन सेना में उसके अर्ली ईयर्स ने उसकी नेचुरल लीडरशिप को शोकेस किया, खासकर 43 ईस्वी में ब्रिटेन पर अटैक के दौरान। वहां पर उसके करेज और स्ट्रेटेजिक टैलेंट ने उसके आगे के सफर के लिए मंच तैयार किया। आगे चलकर 66 ईस्वी में ज्यूइश रेबिलियन को दबाने के लिए वेस्पेशियन को भेजा गया, तो उसकी मिलिट्री लीडरशिप की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। उसने अपने टैक्टिकल स्किल्स और इलाके की गहरी समझ के कॉम्बिनेशन को दिखाया, जिससे कि इस रेबिलियन से निपटने के लिए उसे जीत मिली। इस वार के दौरान यरूशलेम की घेराबंदी के साथ ही सेकंड टेम्पल बर्बाद हो गया। इसने एक खौफनाक मिलिट्री लीडर के रूप में वेस्पेशियन को मजबूत कर दिया। यहूदियों की टफ लैंड्स में वेस्पेशियन को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ लड़ाई लड़ने के बारे में नहीं था, बल्कि ये दिखाने के बारे में भी था कि वह कितना मजबूत और अच्छा था। जब वह जीत गया तो उसके सैनिकों ने उसे वाकई में पसंद किया और रोम के इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। लड़ाइयाँ जीतने में उसे जो चीजें मिली, जैसे कि खजाना और लोकप्रिय होना, उसने उसे रोम में बिग बॉस बनने के करीब पहुंचने में मदद की। तो इस तरह उसकी सभी जीत रोम के सुप्रीम पावर्स तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ने जैसी थी। वेस्पेशियन की जिंदगी में ये ओपनिंग चैप्टर्स हम्बल बिगिनिंग, मिलिट्री स्टंट और लीडरशिप की क्रुएलिटी से बने एक व्यक्ति के बारे में बताती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक्सपीरियंस उसे एक ऐसे भाग्य के लिए तैयार कर रहा है जो कि इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड होने वाला है। आइए दोस्तों, अब रोमन इतिहास के उथल पुथल भरे युग को देखते हैं, जिसे ईयर ऑफ द 4 एम्परर्स के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा समय था जब पावरफुल रोमन एम्पायर को पावर स्ट्रगल, सिविल वॉर और 4 अलग अलग लीडर्स को बहुत ही छोटे से समय काल में देखना पड़ा। इनफेमस रोमन सम्राट नीरो की मौत के ठीक बाद ये उथल पुथल भरे दिन साल 69 ईस्वी में शुरू हो गए। नीरो की मौत के बाद रोम में पावर वैक्यूम आ गया। मिलिट्री कमांडर्स और अलग अलग ग्रुप्स में साम्राज्य पर कंट्रोल पाने के लिए होड़ मच गई। इस अशांत माहौल में बहुत ही तेजी से रोमन पावर 4 अलग अलग सम्राट के हाथों में आई, लेकिन शुरुआत के 3 इसे संभाल नहीं सके और आखिर में पावर वेस्पेशियन के हाथ लगी, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इन 3 सम्राटों के नाम थे गल्बा, ओथो और विटेलियस। इन सब ने सम्राट का टाइटल क्लेम किया और रोमन सेनाओं और सीनेट के सपोर्ट पाने की कोशिश की। तो अब दोस्तों वापस लौटते हैं वेस्पेशियन की कहानी पर।
वेस्पेशियन से पहले नीरो रोम का सम्राट था। नीरो का शासन एक जंगली रोलर कोस्टर की तरह था, जहां बहुत सारे उतार चढ़ाव और थोड़ा पागलपन मौजूद था। लोग उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। नीरो के बारे में एक मशहूर फ्रेज आपने जरूर सुना होगा, और वो ये है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। दरअसल ये बात नीरो के लिए कही गई थी, क्योंकि लोग उसके शासन करने के अंदाज से काफी नाराज थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी उथल पुथल के बीच 68 एडी में नीरो की मौत हो गई, जिसके बाद रोम में चीजें बेहतर होने की बजाय बदतरीन होती गईं। हर कोई पावर केक का एक टुकड़ा चाहता था और हर कोई इस बात पर एग्री नहीं हो सका कि रोम की कमांड कौन संभालेगा। ये बॉक्स पर फोटो के बिना एक बड़ी लेकिन बेकार पहेली को सुलझाने की कोशिश करने जैसा था, और इस पूरे घटनाक्रम को हम ईयर ऑफ द 4 एम्परर्स कहते हैं। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इस अराजकता के समय में लोगों को एक मजबूत नेता की जरूरत थी, और ये मौका वेस्पेशियन ने देखा। वह ईस्ट में दूसरे लोगों के साथ मुकाबला करते हुए सम्राट की दौड़ में शामिल हो गया। उसके मिलिट्री स्किल्स ने उसे रोमन सैनिकों का सपोर्ट पाने में मदद की, जिससे कि वो पावर स्ट्रगल में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। लोग तमाम समस्याओं के बीच उसे रोम को स्टेबल करने वाली ताकत के रूप में देखते थे। वेस्पेशियन ने इन अराजकताओं के बीच अपनी लड़ाई लड़ी और सपोर्ट हासिल किया। 69 ईस्वी में उसने अपने अपोनेंट्स को हराया और रोम की ओर चला गया। ये आसान सफर नहीं था, लेकिन वेस्पेशियन अब जीत चुका था। रोम के इम्पोर्टेंट लोगों ने एक ग्रुप सीनेट ने अराजकता शांत करने के लिए वेस्पेशियन को नया सम्राट घोषित कर दिया। रोम को नया सम्राट मिलने के साथ ही वहां पर अनसर्टेनिटी का दौर खत्म करके साम्राज्य में स्टेबिलिटी वापस लाने की कोशिशें तेज हो गई। इस उथल पुथल समय के बाद वेस्पेशियन ने रोमन साम्राज्य में स्थिरता वापस लाने का मिशन शुरू किया। लोग लीडरशिप में लगातार हो रहे बदलाव से थक चुके थे और वेस्पेशियन इसे समझ गया था, इसलिए उसका मकसद अब टॉप पर बने रहने का था। उसने इकोनॉमी को ठीक करने, सरकार को स्मूथली चलाने और सेना पर कंट्रोल बनाए रखने का काम किया। वेस्पेशियन की कोशिशें एक अनस्टेबल बिल्डिंग के नीचे एक मजबूत बुनियाद डालने जैसा था। आपको बता दें कि वेस्पेशियन वाकई में रोम को बदलना चाहता था, इसलिए उसने मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, जो कि न तो सिर्फ साम्राज्य की सुंदरता बढ़ाने बल्कि लोगों को रोजगार देने के लिए भी था। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले कोलोसियम था, जो कि एक जायंट एम्फी थिएटर था। यहाँ पर लोग ग्लैडिएटर कॉम्पिटिशन्स, जानवरों के शिकार और दूसरे प्रोग्राम्स देखा करते थे। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, बल्कि ये रोम की ताकत और प्रॉस्पेरिटी का एक प्रतीक था। वेस्पेशियन के कंस्ट्रक्शन वर्क सिर्फ चीजों को सुंदर दिखाने के बारे में नहीं थे, बल्कि लोगों को खुश रखने और राजनीतिक उथल पुथल से ध्यान हटाने का भी एक स्मार्ट तरीका था। इसके साथ ही उसने इकोनॉमी पर भी ध्यान दिया। वेस्पेशियन जानता था कि एक स्टेबल एम्पायर के लिए एक मजबूत इकोनॉमी की भी जरूरत है, इसलिए उसने चीजों को पटरी पर लाने के लिए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और स्मार्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज पेश की। इसी सिलसिले में उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, और ये था पब्लिक यूरिनल्स पर यूरिन टैक्स लेने का। ये बेहद अजीब तरीका था, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा करने में सबसे इफेक्टिव था। दरअसल उस दौर में रोम के यूरिन को बहुत यूजफुल माना जाता है और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में किया जाता था, जैसे कि चमड़े को टैन करना और कपड़े धोना। यूरिन में अमोनिया की ज्यादा क्वांटिटी के कारण ये वैल्यूएबल माना जाता था। पब्लिक यूरिनल्स पर टैक्स लगाकर वेस्पेशियन ने इस रिसोर्स को कैश आउट करने का एक तरीका ढूंढ लिया, और इसके साथ ही उसने टैक्स कलेक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने पर भी अपना फोकस रखा। साम्राज्य के फाइनेंस को वाइजली मैनेज करके उसने इंश्योर किया कि रोम का खजाना भरा रहे, जिससे कि उसकी एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और रोम में स्टेबिलिटी रीस्टोर करके ओवरऑल एफर्ट्स को फाइनेंस करने में मदद मिलती रहे। तो इस तरह ऐसा कहा जा सकता है कि वेस्पेशियन का शासन बॉस बनने से कहीं ज्यादा था। वेस्पेशियन, जो कि बर्बाद हो चुका था, उसे ठीक करने, साम्राज्य को प्रॉस्पेरस बनाने और फ्लेवियन डायनेस्टी के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग लीगेसी छोड़कर जाना था। आइए दोस्तों, अब वेस्पेशियन के मिलिट्री कैंपेन्स और अचीवमेंट्स को देखते हैं। वेस्पेशियन एक मिलिट्री माइंडेड एम्परर था, जिसके कैंपेन्स ने प्राचीन इतिहास के मैप पर एक कभी भी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। वेस्पेशियन ने सम्राट बनने से पहले मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया था। सम्राट बनने के बाद उसका मेन फोकस रोमन एम्पायर को स्टेबल करना था। 43 ईस्वी में मिलिट्री सक्सेस के लिए तैयार वेस्पेशियन ने ब्रिटेन पर अपनी नजरें जमाई और उस पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। टफ सेल्टिक ट्राइब्स का सामना करते हुए वेस्पेशियन की सेनाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी
और समय के साथ वो उन इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब रहे जिन्हें अब हम इंग्लैंड और वेल्स के रूप में जानते हैं। हालांकि रोमन्स के लिए ये जीत बेहद जरूरी थी, लेकिन वो ब्रिटेन पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्रिटेन पर जीत हासिल करने के लिए बाद के रोमन सम्राटों को काफी टाइम लगा। इसके बाद वेस्पेशियन ने ईस्ट में भी कैंपेन करना शुरू किया, क्योंकि वो केवल वेस्ट में जीत से सेटिस्फाइड नहीं था। उसने ईस्टर्न साइड में भी रोमन इलाकों को एक्सपेंड करने का एम किया। उसकी कोशिशें जूडिया और सीरिया जैसे इलाकों पर फोकस थी। जूडिया में वेस्पेशियन को 66 ईस्वी में ज्यूइश रेबेलियन का सामना करना पड़ा। हालांकि एक मजबूत नेता होने के नाते इसे वेस्पेशियन ने सफलतापूर्वक निपट लिया। इसकी लीडरशिप में रोमन एम्पायर की बाउंड्री का काफी एक्सपेंशन हुआ। दोस्तों, वेस्पेशियन ने 69 से 79 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया, जिसके बाद उसके बेटे टाइनस ने 79 ईस्वी से 81 ईस्वी तक सत्ता संभाली और फ्लेवियन डायनेस्टी को जारी रखा। टाइटस के छोटे से शासन के बाद उसके छोटे भाई डोमिनिशियन ने राजगद्दी संभाली और 81 से 96 ईस्वी तक राज किया। रोम पर वेस्पेशियन का असर काफी गहरा था और उसके शासनकाल में कई विकास हुए। तो दोस्तों, एम्परर वेस्पेशियन की इस कहानी में हमने रोम के उस लीडर की कहानी देखी जिसने केवल शासन नहीं बल्कि रोम में स्थिरता कायम की और कोलोसियम जैसे इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स बनाए। वेस्पेशियन के बाद उसके परिवार ने रोम में अच्छे समय को जारी रखा। वेस्पेशियन की लीगेसी केवल इतिहास के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के थ्रिलिंग एडवेंचर की तरह है जिसने रोम को मजबूत और फैंसी बनाया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।